हम कहते हैं वो हमारी आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत हैं, और इस नाते से हम उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और संघ के जो लोग हैं वो चरित्र निर्माण के काम में लगे हुए हैं, देश निर्माण के काम में लगे हैं, निस्वार्थी लोग हैं। इस प्रकार की एक भावना जो ये संगठन पैदा कर रहा है, तो निश्चित रूप से उनको आप सांप्रदायिक कह रहे हो, उनको अछूत कह रहे हो, और कांग्रेस उनको अछूत कह रही है। आज मुसलमानों भी आरएसएस काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि आरएसएस से सभी दल मोहनलाल जी, हमने कहा आरएसएस क्यों पीछे, पर्दे के पीछे क्यों रह रही है? पर्दे के पीछे आप आइए ना, आप भी आइए, आप जाइए, आप भी आइए। आरएसएस कह रही है कि साहब अडवाणी जी को पीछे नहीं है। गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, माहिर साहब का ये कहना है, सामने है, माहिर साहब दे रही है आपके राजनीति में कोई दखल ही नहीं है। नहीं, आपका प्रधानमंत्री आप मुझे बताइए, किसने तय किया? आप मुझे बताइए, बद्री जी आए हैं, ये बीजेपी में सक्रिय हैं क्या? ये संघ का काम करते हैं, अपने जाते हैं आते हैं। संघ की इतनी शाखाएं लगती है, संघ का कोई एक आदमी बताओ जो दूसरी पार्टी में हो। बहुत सारे एक नाम बताओ। ये विष्णु जी, एक नाम बताओ। विष्णु जी, अब नहीं, ये विष्णु जी सामने होते हुए अरे भाई छोड़ दिया, वो छोड़ दिया नहीं। अब संघ में रहते हो क्या मतलब हुआ? चलिए मैं वापस क्या नहीं क्या विष्णु जी है जी, अभी आपके सामने ही है। राकेश जी, मैं चारू जी से एक सवाल कर लूं, आप उसके बाद में वापस आपके पास आप आरएसएस को अछूत समझते हो, इसी कारण से दिक्कत है। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये चलिए, आप नहीं समझते हो ना, सांप्रदायिक ये वो। मैं कहता हूँ हमें आरएसएस हाँ सांस्कृतिक संगठन है। अच्छा, संगठन सांस्कृतिक है। आप बताओ, मोहन भागवत जी ने कोई चुनाव लड़ा क्या? आप बताइए, मोहन भागवत जी ने चुनाव लड़ा क्या है? संगीत दुर्गालाल जी ने चुनाव लड़ा क्या? बद्री जी ने कोई चुनाव लड़ा क्या? जो चुनाव लड़ने वाली पार्टी में है वो बीजेपी में है। अब क्यों एनएसयूआई का? आप एनएसयूआई में नहीं थे क्या? आप एनएसयूआई में नहीं थे क्या? आरएसएस में जो व्यक्ति रहेगा, संघ की शाखा में जाएगा, वो संघ की जिम्मेदारी से चुनाव नहीं लड़ेगा और राष्ट्र के निर्माण के काम में लगेगा। संघ के जो संशोधक हैं वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, वो मजदूर क्षेत्र में जा सकते हैं, वो हिंदू परिषद के क्षेत्र में जा सकते हैं, वो विद्यार्थी परिषद में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मंदिर में जाने वाला मंदिर में जाने वाला व्यक्ति कहीं भी जाएगा। गुप्ता साहब, आरएसएस हमारा मंदिर है। माहिर साहब, गुप्ता जी, मेरा एक सवाल चारू जी से, केंद्र है। मेरा एक सवाल चारू जी से, माहिर साहब, मेरा एक सवाल चारू जी से। गुप्ता जी, समय बहुत कम है। इसका मतलब थोड़ी मैं खिलाफ करने हुआ, लेकिन मैं आरएसएस की जिम्मेदारी नहीं है। गुप्ता जी, समय बहुत कम है, मेरे दो सवाल। प्रेरणा लेते हैं गुप्ता साहब, हम आरएसएस से प्रेरणा लेते हैं। चलिए माहिर साहब, मेरा एक सवाल चारू जी से है। चारू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी गंगानगर में आप लोग काफी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से लड़ा आपने और मतगणना का इंतजार है, लेकिन आपके वहां की अगर हम बात करें तो वोट तो निश्चित रूप से कहीं पे भी किसी का भी एक 100 रुपए अगर किसी के पास में है तो उसमें से 10 रुपए कहीं खर्च करेगा तो वो किसी मद में से निकालेगा। इसी तरह से आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट की अगर बात करें किसके काटे होंगे? हम तो दौड़ में अपने आप को मानते हैं और हमें मानते हैं कि हम जीत के अंदर हैं, तो हमने किसके वोट काटे हम ये नहीं देख रहे कि हम किसको काट रहे हैं। हम एक अच्छा नेतृत्व देना चाहते हैं गंगानगर की तरफ से और हम एक आशान्वित हैं क्योंकि हमने एक राजस्थान में जब ये चुनाव लड़े तो हमने हर सीट पे चुनाव नहीं लड़ा है, हमने कुछ स्पेसिफिक सीटों पे चुनाव लड़ा है और हम जो 100% आशान्वित है वो गंगानगर की सीट पे है। बाकी जहां भी हमने चुनाव लड़ा है हमने ये मानते हैं कि उसमें हमारा वोट परसेंटेज है वो बहुत अच्छा आना चाहिए, तो गंगानगर की सीट के लिए हम 100%। चलिए, उम्मीद है आपको। विष्णु जी, मैं आपसे, समय बहुत कम है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा जी। कहां से उम्मीद है आपको? समय बहुत कम है। राजस्थान के अंदर जो सरकार चुन के आई है वो सरकार जनता का हित में काम करे और जनता के लिए इतना अधिक से अधिक काम करे, नहीं वो ज्यादा ठीक रहेगा। आप उम्मीद है, आपको किस सीट से उम्मीद है? तो चूरू जीत रहे हैं सर, हम तो पहले बोला था चूरू जीतेंगे हम तो। चलिए, चूरू पे, गंगानगर चूरू, हम भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं बोलते कि 25 जीतेंगे, ये 25 जीत जाए तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, समय बहुत कम है, लेकिन मैं उसके बाद में एंड करना चाहूंगा। अभी जो बद्री साहब ने कहा था बात कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक चेहरा मोदी जी है। अगर आप येदियुरप्पा को साथ ले रहे हो, श्री रामुलु को साथ ले रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। मोदी जी को लाने के पीछे जो कारण मुझे समझ में आता है वो केवल ध्रुवीकरण है। इस देश में या तो आदमी मोदी जी का भक्त है या उनसे नफरत करता है, और ये ध्रुवीकरण बड़ी अच्छी तरीके से किया गया, और चाहे इनडायरेक्टली किया गया हो, केवल ये एक रीजन था जिसलिए आपने मोदी जी को सामने खड़ा किया ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और एक तबका पूरी तरह से बीजेपी को वोट दे दे। जी, माहिर साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? समय बहुत कम है, लेकिन तय कह रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि कल हम सत्ता में आ रहे हैं, अटल जी ने भी प्रधानमंत्री बने लेकिन कभी
उन्होंने लाल किला बना के भाषण नहीं दिया। कांग्रेस ने भी राजीव गांधी जी के नेतृत्व में 408 सीट इस लोकसभा के अंदर जीती हैं, 408। इसलिए राजनीति में ना अहंकार करना चाहिए और ना मायूसी होनी चाहिए। जनता का फैसला हो, उसका स्वागत करना चाहिए। चलिए, पंकज जोशी जी से मेरा आखिरी सवाल होगा। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी में, पहले भी मैंने कहा कि पटाखों की तैयारी हो चुकी है बिना चुनाव परिणाम के ही, इसे क्या माना जाए, अति उत्साह या आत्मविश्वास? देखिए, ये आत्मविश्वास माना जाना चाहिए। और आत्मविश्वास इसीलिए नहीं कि पार्टी में ही जिस तरीके की खबरें आज मीडिया में आ रही हैं, जिस तरीके के बहुत सारे सर्वेज हुए, एक भी सर्वे ऐसा नहीं है कि जिसमें ये कहा जा रहा हो कि वो जो है बहुमत से। लेकिन बीजेपी को सर्वे का अनुभव तो पहले भी बहुत कड़वा रहा है। नहीं, देखिए, पहले जो सर्वे थे उसमें बहुत सारे अंतर थे, लेकिन अब की बार का जो सर्वे है लोगों में आत्मविश्वास है। आपने बहुत सीधी सी बात कही कि अति उत्साह है या आत्मविश्वास है। मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वास न केवल कार्यकर्ताओं में बल्कि कार्यकर्ताओं और जनता दोनों में आत्मविश्वास है। और जिस तरीके की जनता का जो ओवर वेलकम है वो शो करता है कि कल जो है चुनाव जब आएंगे तो जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर जो है परिणाम आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए, क्या होगा कल, इसमें इतना ही। और आपने अलग अलग राजनीतिक दलों के राजनीतिक विश्लेषक, इनके सबके विचार सुने और सबकी निगाहें टिकी हुई क्या होगा कल। तो इसी उम्मीद के साथ में हम इस प्रोग्राम को यहीं पे विराम देंगे और सबकी निगाहें टिकी होंगी क्या होगा कल। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।